थैंक यू वंस अगेन इब्जा। और ये पैनल इतना ज़्यादा रेलिवेंट है कि मैं आपको बताऊं कि इसकी चर्चा जितने भी ज्वेलर भाई यहाँ पर बैठे होंगे वो आपस में तो कर ही रहे होंगे, और इसकी चर्चा बेशक ज्वेलर भाई खुलकर टीवी पर या बाकी किसी मीडिया में ना करते हों, लेकिन आपस में उनकी इसी बात पे ज़्यादा चर्चा होती है कि भाई दाम तो इतने बढ़ गए, देखने में तो 150-200% का रिटर्न दिख रहा है गोल्ड में सिल्वर में, लेकिन क्या हमारे धंधे पर उतना इम्पैक्ट आया है? क्या हम वाकई हमारा बिजनेस ठीक से चल रहा है इस राइजिंग प्राइस के बीच? तो उस लिहाज से ये पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेल्थ क्रिएशन, राइजिंग गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग नेशंस, की बढ़ती कीमतों के बीच वेल्थ क्रिएशन पे क्या इम्पैक्ट आया है और ये डेवलपिंग नेशन को, जो विकासशील देश हैं, उनको किस तरह से इम्पैक्ट किया है, इसी पर ये पैनल है। तो मेरा सबसे पहला सवाल भार्गव जी आपसे होगा, चूंकि आप देसी ज्वेलरों के बीच में रहते हैं, उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं। आप बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब ये उजाला सिर्फ इन्वेस्टर तक ही सीमित है और इस उजाले से हमारे ज्वेलर भाई मरहूम हैं, उनके वेल्थ क्रिएशन पर इस राइजिंग प्राइस का क्या इम्पैक्ट आया है? भाई साहब, यहाँ आने के पहले एटलीस्ट हम चार तो काफी कंफ्यूज थे कि ये पैनल क्या है। ये पैनल ये है कि आप दिल की बात निकालने वाला पैनल है। अच्छा तो मीन्स मैं अभी ऐसे दिग्गज सब आजू बाजू बैठे हैं, तो मुझे लगा मुझे भी थोड़ा ज्ञान अपना है वो दर्शाना चाहिए, इसलिए मैं वापस मेरे पुराने प्रेजेंटेशन पे गया और देखा कि एक बर्टन वुड एग्रीमेंट था, जिसने आई थिंक सभी सीनियर्स को याद होगा, बहुत यंगस्टर्स है वो भूल गए होंगे, कि जिसने गोल्ड रेट को टाई किया था $35 पर आउंस। और वो अगर होता तो हम लोग यहाँ बैठे ही नहीं होते, आराम से घर पे होते और सब लोग मजा करते। तो आप आराम से घर पे ही तो थे, वहीं से तो आए हैं। नहीं, तभी तो भी टेंशन होता है। आपके वहां से भी फोन आता है, अरे फोन ले रहे हो, ये कर रहे हो, क्या है? तो एक अलग चीज थी। एक गोल्ड स्टैंडर्ड हमेशा एक गोल्ड स्टैंडर्ड ही रहा है करेंसी के लिए। उसके बाद में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, तभी बर्टन वुड्स हुआ। और ये पैनल आपने गोल्ड एंड सिल्वर वेल्थ क्रिएशन किया, तो उसमें दो चीज थी। मैं कंफ्यूज था कि ये क्या बात है, तो थोड़ा पढ़ रहा था, तो जो मैंने नहीं पढ़ा था, ये दो सीनियर्स तो है और लेमन तो एक मास्टर है सिक्योरिटाइजेशन का। तो कुणाल, यू आर टू यंग, सो आई नॉट इंक्लूड योर नेम, आई एम सॉरी। दैट एक सिल्वर एक्ट था यूएस में, जैसे बटन वुड्स के टाइम गोल्ड में एक एक्ट था कि अपना गोल्ड जमा कराओ। All the silver had to be deposited to US in US, no private ownership, and they were to bring ratio 25% reserve in silver and 75 in gold. So ये दोनों मेटल का importance with the currency system काफी रहा है, और उस हिसाब से in indirect way for nation wealth creation, yes. Now आपने जो सवाल पूछा for development company, for jewelers in everywhere, yes, it may be helping, कि जैसे इसके पहले का भी पैनल था कि अभी मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर्म गोल्ड एंड सिल्वर रहा है। मगर एक नेगेटिव, एक अलग पॉइंट में यहां रेस करना चाहता हूं। फॉर पर्सनल वेल्थ क्रिएशन इट इज वेरी वेरी स्ट्रांग, बट द मेन क्वेश्चन ऑन द पैनल इज इट फॉर अ नेशन वेल्थ बिल्डिंग? Now there I will like to एक लाइन में भार्गव जी पूछो कि ज्वेलर्स फायदे में है या नुकसान में? ज्वेलर फायदे में है, देश फायदे में है कि नहीं मालूम नहीं है, बिकॉज मनी इज गेटिंग डाइवर्टेड ओनली इन गोल्ड एंड सिल्वर, मोर इन डेवलपिंग कंट्रीज. Is it a problem for employment creation and rest of the country? I don't know. Right. So now, Mr. Rutan, what impact you see exactly on wealth creation and developing nation because of rising gold prices? Okay. In reality, it's a difficult matter. Depends country by country. But I think illustrating it by developing India, nations. Illustrating it by India is a good way of explaining how it would work. Wealth is a balance sheet illusion. If you have a painting on the wall and the painting is suddenly worth $1 million more, and you don't want to sell the painting, you are wealthier. You're not necessarily better off. Okay. So, if you look at the direct impact on India, it has had to pay billions and billions of dollars extra to import gold.
So that's a seriously negative effect for India. Now, that could have been offset by higher recycling, which, hasn't happened. Recycling last year, gold recycling, was down 20% over 2024. So less recycling. It could have been offset by the use of that massive household gold reserve, worth as much as India's GDP. Well, you know that in reality, the monetization of gold in India is extremely low. It's around 1%. It's last January, it was 3.5 lakh crore of gold loans, for example. Now, as long as you cannot convert the value of your stock, of your gold stock, into a payment flow, your welfare doesn't increase. And the reality is that the vast majority of Indians cannot convert the increased value of gold into income. If they were able to do that, it would have a massively positive effect on India. For example, if you could mobilize around 5% of India's gold stock, that would add around 1.5% to India's annual GDP growth. Not one time off. Each year, India's GDP growth would be 1.5% higher. But for that, you need to go from 1 to around 6% of financialization of gold. And that, for me, would be the challenge to really that you need to address in order to be able to say, yes, higher gold prices will lead to a net positive effect for India. And that challenge still hasn't been met here in India, unfortunately. ओके परफेक्ट. अब हरीश जी, आप तो दुबई रहते हैं सर, और आप बताएं कि इस ग्लोबल जो फेनोमेना गोल्ड में हुआ है उसका एक्चुअल इम्पैक्ट आपके दुबई के गोल्ड मार्केट पर क्या पड़ा है, ज्वेलरी मार्केट पर क्या पड़ा है? Dubai is very heavily dependent on the Indian market. So we do track as to what is happening here. But otherwise we haven't seen. What we have seen is that the gold is still flowing into. So do you think demand has really come down? Do you think demand has really come down? Demand has only slowed down recently when we dropped maybe 20% in gold at the end of January, and what happened in silver when there was 37% more. But that will, of course, India has never stopped, the public has not stopped buying. But you were talking about the nation building, whether the nations, on the nation building side, the only thing I can say, yes, the reserves does help you as far as your run on the currency, if it is there. And now that happened in case of Ghana. I know it's an emerging market, that when Ghanaian central bank started buying gold, the currency actually appreciated by 10%. In India, wealth creation is there for public because one was the price of gold going up and the second was the rupee. The rupee is continued to, if nothing else, 3.5-4% per annum on an average. So that you are getting anyway. So nobody ever, people, I don't think our forefathers, our parents or grandparents, they were not highly educated, but they invested in gold, and inadvertently, indirectly, what they were doing was they were actually doing a capital account convertibility, and that has helped them in today's price. Okay. सुनील जी, अब आप बताइए सर. मैं मतलब अभी तक ये जवाब मिला नहीं. मैं डायरेक्टली ये जानना चाहता हूँ कि गोल्ड प्राइस में जो अनप्रेसिडेंटेड रैली हमने देखी है, उससे ज्वेलर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट एक्चुअल आया है? क्या ज्वेलर्स का धंधा बढ़ा है, ज्वेलर्स का प्रॉफिट बढ़ा है, या ज्वेलर्स के लिए मुश्किल हो गई है? खुल के बताइए सर, क्या हुआ है ज्वेलर्स के साथ? ठीक है, एक तो मैं दो चीज बोलूंगा. एक ज्वेलर्स के ऊपर मैं आपको रिप्लाई करूंगा, but let me speak in English. I think one thing when you talk about wealth creation in developing countries, you have to keep in mind that instead of wealth creation, maybe wealth preservation in developing countries is very important for investors. So what they're looking for is, if they put money into the local currency, it depreciates. In Egypt, the currency depreciated 30% overnight. What impact you see on jewelers? So I'll explain this, right? So therefore, they naturally have a view that gold is the only asset which is insulated from local currency, local government issuances, local exposure. So in these countries,
gold is the asset that they go to for preserving their wealth. Now, when they go to buy gold, often maybe gold bullion is regulated. So the only option is to go to the jewelers. So what has happened is over the years, the go-to places for even investors is to buy jewelry, which is called investment jewelry. And over time, most of the jewelers have accumulated stocks, and obviously the gold price is going up. And if you are a jeweler who आप has got ज्वेलर हैं stocks, सर? आप ज्वेलर हैं? You are ज्वेलर? I'm not a jeweler, no. क्या आपका क्या बिजनेस क्या है आपका? We trading, bullion trading. बुलियन ट्रेड. बुलियन ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट आया है? योर बैलेंस शीट इज हैप्पी और नॉट? The bullion trading, in fact, you can see the fact is you have a sold out house नहीं, here. आप बताइए, आप अपना That's एक्सपीरियंस, because बिकॉज overall, आपका एक्सपीरियंस Let फर्स्ट me- हैंड I'll एक्सपीरियंस come to होगा. that. आप इसमें बताइए आपकी बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट पूरा आया? पूरा जो वैल्यू चेन है गोल्ड में, फ्रॉम द माइनर्स right up to the banks, to the bullion traders, to the jewelers, everybody has benefited from this price increase. There's no doubt about it. Whether people want to admit it or not is different. But the fact is, it starts from the miners. आप खुल के बता सकते हैं, कोई आईटी वाला है नहीं यहाँ पे, आप खुल के बताइए. कोई सब ज्वेलर्स ही हैं आपके, आपकी बिरादरी के लोग हैं. मैं बता रहा हूँ ना, तो मैं कह रहा हूँ जो माइनर्स से लेकर ज्वेलर्स तक, even retail customers have benefited. Right? Anybody who is long gold along the value chain has benefited. Benefited how? That the value of their wealth has gone up. So Okay. whether you call that wealth creation or mark to market or whatever, but fact is that your asset level has gone up. राइट. कुणाल जी, आपका व्यू क्या है? क्या आपको लगता है कि इसने मार्केट को डिस्टॉर्ट किया है? क्योंकि सडनली जो तेजी आई, ठीक है, मतलब गोल्ड और सिल्वर के फंडामेंटल बहुत लंबे समय से ये बात हो रही है कि बहुत स्ट्रांग है, और जाहिर तौर पे स्ट्रांग है क्योंकि ऐसे ऐसे सिचुएशन ग्लोबल मार्केट में बने हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो, सेंट्रल बैंक की बाइंग हो, टैरिफ को लेकर लड़ाई हो, डॉलर हो, रेट कट हो, सारे जो इंडिकेटर थे वो गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव थे. लेकिन उसके बावजूद जो स्पीड थी, उस स्पीड ने दुनिया भर को बहुत चौंकाया कि बहुत तेजी से गोल्ड का मार्केट ऊपर गया. मैं ये जानना चाहता हूं कि इस हाई स्पीड जोन में ज्वेलर्स का बिजनेस कहां पर है, और क्या वाकई ये ज्वेलर्स के बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है, या आपको लगता है कि नहीं, स्ट्रांग हुए हैं ज्वेलर्स? और ओके, सो हमारा जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली वेल्थ क्रिएशन बाय गोल्ड इन द डेवलपिंग इकोनॉमीज. सो अगर आप देखेंगे, आज इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में टोटल गोल्ड होल्डिंग्स हैव रिजन टू $3.9 ट्रिलियन. सो हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और हमारा गोल्ड का होल्डिंग है आज 3.9. चाइना का इकोनॉमी का जो गोल्ड का होल्डिंग है, डेवलपिंग इकोनॉमीज में चाइना और इंडिया, ये दोनों के जो गोल्ड के होल्डिंग्स है, दोनों के क्यूमुलेटिव होल्डिंग्स आज की तारीख में $8 ट्रिलियन के होल्डिंग हो गया है. सो इसका वेल्थ इम्पैक्ट, जो वेल्थ क्रिएशन इम्पैक्ट आप देखेंगे, आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज 65% ऑफ द गोल्ड इज लाइंग विद द रूरल इंडिया, जिन्हें कोई म्यूचुअल फंड, जिन्हें कोई स्टॉक, जिन्हें किसी के बारे में कुछ मालूम नहीं है. और ये लोग आज समझो 2001 में 2 लाख रुपया गोल्ड में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, तो आज उनके 2 लाख रुपया आज 55-56 लाख रुपीज हो गए. सो दिस इज द काइंड ऑफ वेल्थ क्रिएशन व्हाट गोल्ड हैज डन ओवर लास्ट 25 years, and this is not stopping. So agar we claim ourselves to be a consumption led economy, we are not dependent majorly on the exports. So considering that India is a consumption led economy, what kind of wealth impact these gold prices are going to give is unbelievable going forward. क्योंकि आज आप इवन गोल्ड लोन की डिमांड देखेंगे इंडिया में, जो मेनली साउथ से आती है, 70% ऑफ द डिमांड कम फ्रॉम द साउथ. वहां पे भी आज 7 ट्रिलियन रुपए की बुक हो गई है गोल्ड लोन की. तो ऐसे टाइम में जो गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं, इसका कुणाल जी, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं. एक मिनट जो अपना टॉपिक है, एक मिनट क्वेश्चन जोड़ दूं इसमें. जो टॉपिक है अपना, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वेल्थ क्रिएशन हुआ है, डेवलपिंग नेशन, ये हमारा टॉपिक है. लेकिन मेहता जी ने हिडन इसको इसलिए रखा कि वेल्थ क्रिएशन ज्वेलर्स के लिए क्या हुआ है, क्या वाकई. तो ये जरा अगर आप बता पाए. देखिए, ज्वेलर एज फार एज ज्वेलर इज कंसर्न, ओके, एकदम क्लियरली बोलूंगा, जो ज्वेलर हेज करके बैठा है, बराबर है, और हैवी मार्क टू मार्क लॉस पे करके बैठा है, उनके लिए वेल्थ क्रिएशन नहीं हुआ है. क्योंकि और जो ज्वेलर हेज नहीं था ऐसे टाइम में, तो उनकी इन्वेंट्री की वैल्यू इतनी बढ़ गई है, तो उनके लिए तो अच्छा ही है. इवन दो देयर रिटेल सेल्स हैव गॉन डाउन, बट देयर total value of the material lying in their store has gone up significantly. So I think broadly speaking,
जो अनहेज कम्युनिटी है, जो इन्वेंट्री हेज करके नहीं बैठा है, उनके लिए वेल्थ इफेक्ट डेफिनेटली है. अपने इंडिया में क्या ट्रेंड है, ज्वेलर्स करते हैं क्या हेज? Obviously, yes. करते हैं क्या? अगर आप all लोग the कुछ- listed, सब non-listed. ज्वेलर भाई है यहाँ पे, There are a lot अपने of यहाँ क्या people who ट्रेंड है? hedge. ज्वेलर्स मोस्टली हेज करते हैं. Yes. सर ने कहा कि हालांकि कम ही हाथ उठ रहे हैं, हैंड रेस कम हो रहा है. Yes. So they may have got a cash flow. Losses तो किसी को होते नहीं है hedging में. Cash flow impact होता है ज्वेलर्स का. जहाँ पे रिटेल सेल्स डाउन होता है, ऐसे टाइम पे कैश फ्लो पे एक बड़ा इम्पैक्ट आता है. सो दैट इज अ प्रॉब्लम विच द वॉलेटिलिटी ऑफ द गोल्ड प्राइस ऑफ कॉस्ट टू द हेजर्स. बिकॉज ऐसा फिनोमिनन हम लोग सभी ने 25 साल में ऐसा फिनोमिनन नहीं देखा है. द वे गोल्ड एंड प्राइजेस, सिल्वर प्राइजेस हैव रिजन in 2 months, 3 months of span of time, that was unprecedented. No one can predict that this kind of volatility is going to arise due to ABC reason. Right. So I think what problem this volatility has caused, this has caused the major impact on the cash flow of the hedgers. बाकी ज्वेलर्स की इन्वेंट्री जो पड़ी है उसकी तो वैल्यू बढ़ी है, सो वेल्थ क्रिएशन तो हुआ ही है. Perfect, ठीक है. Now, Mr. Rutan, can you please tell us, do you think wealth creation during this sudden rally is really sustainable, or you see any danger on this wealth creation? Well, it would be more sustainable if people could unlock the value of that wealth creation. If you look at the gold loan market in India, for example, most gold loans are short term. And they're used for things like emergency expenses, medical expenses, weddings, things like that. What they should be used for is investments. And if you can actually invest part of the extra value of your gold holdings, of your jewelry holdings, that would have massive impacts on permanency of your wealth. That is still happening too little. So the potential is definitely very strong, but there's no proof that so far higher gold prices have led to higher growth on Indian countryside or anywhere else in the world for that matter. You need that conversion of that balance sheet illusion into productive investments. And for that you need a new ecosystem. And if you do that, and let me just say this about it, there's a lot of resistance against the idea of monetizing gold in India. And that is why it is so low, around 1%. And that for me is very similar to the resistance against UPI about 10 years ago. In 2015, no one in India, or very few people in India, believed in UPI. Banks didn't like it. They wanted their own payment channels. Credit card companies, debit card companies were threatened by it. Consumers wanted cash. I mean, everyone believed India was a cash economy. UPI has, even the fintechs at the times, like Paytm, were against UPI because they wanted to build their own verticals. So I think what has to happen with gold in India, if you want to make that wealth growth permanent, is a revolution like UPI brought to payments. And that revolution, frankly, will be brought by tokenization of gold. Perfect, perfect. So now, Mr. Harish, if you can please tell us what strategies one should have during this type of phenomena, like, gold prices has. What strategies jewelers should have for sustainable wealth creation during such type of rally? Yeah. Jewelers, I would say, as other panelists have also said, Kunal said that most jewelers I know, even whether in India as well as in Dubai, most are unhedged or a very little. Most are unhedged. Unhedged. Oh, Most are unhedged. Very small portion is hedged because and that's where there is a value creation is there for them. Their balance sheet size have definitely inflated because of the price. But the only thing happened from the consumer perspective, which I speak to in Dubai, to the jewelers, and they are saying that the consumer has started buying, even first lower caratage has been introduced. 18 was always there, but now 14 has been introduced. And the chains or other things are getting a little thinner as far as the weight is concerned. परफेक्ट परफेक्ट. भार्गव जी, अब जैसा कह रहे हैं हरीश जी की मोस्ट ऑफ द ज्वेलर्स जो है वो हेजिंग नहीं करते हैं, तो कैसे, मतलब क्यों नहीं करते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, और
क्यों हेजिंग नहीं करना उनके लिए बहुत रिस्की है ऐसे माहौल में, जबकि रोज कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है? देखिए, आप किस करेंसी में या किस लैंग्वेज में अकाउंटिंग करते हैं उस हिसाब से आप हेजिंग का जवाब दे सकते हैं। जैसे हरीश भाई बता रहे थे कि वो मुझे ये भी ऐड करेंगे कि जितने भी ज्वेलर्स वो जानते हैं वो अपना हिसाब गोल्ड में रखते थे, करेक्ट? तो अगर मेरा अकाउंटिंग मेरी करेंसी गोल्ड है तो मेरे को हेज नहीं करना, मेरी करेंसी रुपी है तो मेरे को हेज करना है। जिस तरह से हम ये अपने मार्केट के दिग्गज है, मैंने भी गोल्ड में कुछ भी कौन सी कॉन्फ्रेंस सीखनी या जब भी स्टार्ट किया था सुनील से ही सीखा था, शायद आप पहले नहीं मिले, और वो एक ही आदमी से बात करते थे, हरीश से, बिकॉज जितने भी बैंकर है Bokota used to represent, which used to supply 90% gold in India, और गोल्ड बुक इंडिया की बहुत बड़ी होती अगर इनकी जो बैंक थी उन्होंने या इनके अंडर जो बैंक थी उन्होंने कंटिन्यू किया होता। मगर आप समझ लीजिए कि जितने भी लिस्टेड कंपनी है उसके डिस्क्लोजर करिए। हमने आज पहले भी पैनल में हुए थे कि सेबी इज अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटर एंड दे आर फॉलोइंग दैट डिस्क्लोजर्स वेरी वेल। मुझे पहले नहीं पता कि हमारे जितने भी ये कलीग है वो सीए से बेटर एक्सप्लेन करेंगे कि मुझे व्हाट इज वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब ज्वेलर्स जानते हैं। दैट इज द रीजन कि अगर मेरा रिपोर्टिंग करेंसी मैं लिस्टेड हो और मैं अगर यूएस डॉलर में है या अगर अमेरिकन कंपनी हो और या रुपी में, तो मैं हेज्ड हूं। मेरे लिए गोल्ड, बिकॉज मेरा अगर आउटलुक बुलियन का है तो आई एम मेकिंग प्रॉफिट ऑन इट, और हरीश भाई के जैसे लोकेशन में है तो मैं ऑप्शन लेके भी हेज कर सकता हूं, वो तो ऑप्शन कॉस्टिंग इज लेस। तो इनडायरेक्टली ऑल ऑफ देम कीप दैट हेजिंग इन माइंड, एंड दोज हु डोंट, उसने इस तरह से क्लेम किया है जो अपने अकाउंटिंग खाली गोल्ड में करते हैं, छोटे ज्वेलर्स वो हेज नहीं है, बाकी सब एक तरीके दूसरी तरीके से अपना हेजिंग सिस्टम रखा है। फिर कुणाल की मदद ले, इनकी मदद ले, वो अलग है। ओके, Just clarify. I think if you look at a typical jeweler, you can look at the gold holdings in two parts. One is what they would call own gold, right, or equity or core gold that they started with. That remains, if you want to call it, unhedged. But basically, that's gold that they bought, maybe accumulated profits that they keep in gold terms. So they call it their own property, so they don't care about hedging that. As far as the additional amount is concerned, maybe they need to add on inventory because of demand, or they need to borrow money and buy gold from that. That amount is what is typically hedged. So Okay. to ask whether they're hedged or unhedged, it's basically a function of what is the underlying purpose with which they bought the gold. But in terms of wealth creation for developing nation, generally gold considered as a dead asset, and it impacts much on current account deficit. In this situation, how rising gold prices will help developing nation? I don't call it a dead asset. People who bought at 5,000 rupees per 10 gram and now it's 150,000, believe me, it was a very live asset. So I think that the definition of dead asset is more driven by for the people nation in point of view- government or people who are economists. The fact is that ask the person who holds that gold. What he's seen in dead is when he's seen his money lost because of some scam, or because he put money into an IPO and the company went bust, or because it was lost in some kind of a property scam. So all those are where they've suffered. Gold is the only asset which he can say that I know what the price is, it preserves the value, and I can have it with me all the time. So I wouldn't call it a dead asset. It depends on, it's only wealthy people who call it a dead asset because they think of interest. Kunalji, what's your view on that? Sorry. What's your view on that? Gold as a dead asset, and higher import of gold is really helpful for any nation. सी देखिए, मैं आपको एकदम सिंपल कहूँगा, जो गोल्ड को डेड एसेट कहते थे, जो इक्विटी प्लेयर है, ओके, सो जनरली यही लोग हैं जो अभी गोल्ड लेने आए हैं। आप देखिए क्या हुआ है इंडिया में, म्यूचुअल फंड में जनवरी में अराउंड गोल्ड और सिल्वर मिलके 35,000 करोड़ का इन्फ्लो हुआ है, वर्सेस इक्विटी का 31,000 करोड़। सो
now people have realized that it's no longer whoever used to call it a dead asset. Okay, they are dead right now. So ये gold बहुत definitely important- as a created. एक बड़ा सवाल, ये बात जो कुणाल जी ने कही बहुत इंपॉर्टेंट है भार्गव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या, क्योंकि अब गोल्ड के डायनेमिक्स बदल रहे हैं, अब आप देखिए कि गोल्ड को लेकर के बहुत सीरियसनेस आ रही है रेगुलेटर के अंदर भी, और इसीलिए अब आप देखिए कि इक्विटी म्यूचुअल फंड को 35% तक अलाउ किया गया है गोल्ड में एक्सपोजर के लिए। क्या आने वाले वक्त में, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, क्या गोल्ड एक बड़ा रोल प्ले करेगा नेशन बिल्डिंग में, वेल्थ क्रिएशन फॉर नेशंस, क्या गोल्ड का एक बड़ा रोल होगा, या आपको लगता है अभी भी वक्त लगेगा? देखिए, फॉर इंडिविजुअल पोर्टफोलियो गोल्ड का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, और आप भूल रहे हैं कि 60% ऑफ इंडिया को इक्विटी मार्केट किधर है वो भी पता नहीं है, वो गोल्ड में है, तो उसके लिए लोग तो गोल्ड रहेगा। बेचते नहीं है ना, गोल्ड होल्ड करके रखते हैं। 30,000 टन गोल्ड पड़ा हुआ निकलता नहीं है बाहर, दिक्कत ये है, बाहर नहीं निकलने से दिक्कत है। हाँ, तो लेमन भाई यहाँ मीन्स बैठे हैं ना, वो पहले भी कोलेटरल सिक्योरिटाइजेशन बोल रहे हैं, वो दूसरे 10 आप नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में उनको बुलाएंगे कि इसको कैसे निकालना। करेक्ट लेमन, यू विल हेल्प हिम आउट टू गेट ऑल द गोल्ड टोकनाइज्ड। या तो वो एक सेफ्टी सिक्योरिटी रही है, अगर वो बाहर नहीं निकलता और काम में नहीं आता तो जो एनबीएफसी की गोल्ड लोन बुक है इतनी बढ़ती नहीं है। आप जो बोल रहे हैं कि वो बिकता नहीं है, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर नेशन बिल्डिंग। कैसे कैसे देखिए, कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? गोल्ड बिक ही नहीं रहा तो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? नहीं, मैं मीन्स वो डायरेक्ट आ जाए तो गोल्ड लोन अगर आ जाए, जैसे गोल्ड डिपॉजिट स्कीम थी, तो वो ज्यादा खुश होगा। मगर वो आज मैंने डिपॉजिट किया मेरी पुरानी गोल्ड, मुझे आज नया बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी को एजुकेशन के लिए भेजना है, वो सभी के लिए होगा। यहाँ काफी एनबीएफसी वाले हैं जो आपको बताएंगे कि जिस आदमी को खाली एक ठेला लेना है कुछ रिटेलिंग सब्जी बेचने के लिए, वो भी एक बार प्लेज करके अपना चालू करता है और फिर सेटल होने के बाद वो विड्रॉ करता है। तो उसका फॉर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैपिटल इन अ कैपिटल स्केर्स कंट्री लाइक इंडिया, गोल्ड का एक बड़ा हाथ रहा है, वो रहेगा भी। ओके, परफेक्ट। अब हम इस कुछ कहना चाह रहे हैं कुणाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वेल एकदम सिंपल मैथ्स है। इंडिया एट $4 trillion इकोनॉमी प्लस $4 trillion ऑफ गोल्ड लाइंग विद द पीपल। लेट अस अज्यूम जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक की फोकस आ रही है $8,000, $10,000, whatever US dollar collapse. So what is going to happen to the wealth of the people who have been holding gold from centuries? Okay, so now just imagine that 25,000 tons of gold lying with the household, and total, if you take it, even including central banks gold, India is sitting on a 35,000 tons of Right, gold. right. So from here, $4 trillion तो अभी हमारा गोल्ड में हम लोग वैल्यू करके बैठे हैं. So we are going much higher and we are going to create tremendous Exactly. value. So, Mr. Lemon, what you think? Do you think central banks gold buying will continue to rise, and what actual intent you see behind this? Well, for central banks, it's the old story. They want risk management. They want to save assets. That would translate into benefits for the country if they can borrow more cheaply, and that hasn't happened How yet. can they borrow more cheaply? By being safer, when prices are going up so by sharply. improving your country rating. And you need a lot of gold for that. So they're not there yet. But you can see countries like China building up their gold reserves. But again, keep in mind, I'm sitting here on a normal chair. Would things be different if this chair was made of gold? You know, it would have the same function. The real value of gold, yes, it's wealth preservation. But the real value would be in value unlocking, in your ability to leverage the value of that gold, to create investments, to unlock payment flows. Central banks can do that if they become active in, for example, the gold lending market internationally. I don't believe RBI does that yet. But you can unlock value of your gold. Apart from using that international market, just building extra gold, yes, they will continue doing that. But it doesn't unlock the real value of gold in India. The real value of gold in India is not with the government. It's with the people. You know, that's 30,000 tons
of golden chairs on which people right now are just sitting. परफेक्ट। तो चलिए हम आप कार्यक्रम के आखिरी दौर में हैं और अगर आप कोई ज्वेलर भाई अपने वेल्थ क्रिएशन का दर्द या खुशी बयां करना चाहते हैं तो आप प्लीज सवाल पूछिए। 1-2 सवाल हम ले पाएंगे, 1 या 2 मैक्स टू मैक्स। कोई अगर पूछना चाह रहे हैं? यस सर प्लीज। प्लीज माइक दैट साइड। I heard actually a lot about gold lying in Indian household, right? And I think the same question I asked last year, and again I'm asking this question. हम बात तो करते हैं 25,000 टन की. We keep talking about that 25-30,000 tons, right? But then why is the industry not adapting to the structures created, right, to mobilize this gold? The structure is already there. It is relevant. But somehow it is not being adapted so quickly that it needs to be done. What needs to be done, I would like to ask this panel. And which structure you are talking about? Household Gold mobilization. No, house, but To which mobilize structure is it? household gold. To mobilize which structure you are talking about? So structure of gold leasing, say, per se, if we call about gold leasing. And what happens if he doesn't come back? I tell you one thing. Are you married? What am I? Are you married? Yes, sir. या Go and ask your wife and other thing to first loan this gold to somebody else, which has been passed down from generations, which has, from your, nannies and dadis and your, this one. Nobody wants to part with दैट्स the व्हाई ही इज gold. आस्किंग दिस क्वेश्चन। Sir, I That's think why he's asking this I question. don't Not agree with you on this. That is, there I is don't agree there's with you so on much, this, sir. There is so much of emotion in it. Sir, if the structure exists to protect it, then that is the answer we are looking for in this industry today. What public is interested, those who would say, yes, don't mind lending the gold, if they say, can I get it back in the same shape? That's your problem. I would agree with that. And by the way, the nature of the response is really what you would have heard 11, 12 years ago about UPI. It is really similar mindset, and Absolutely. I agree. Absolutely. That mindset has to be overcome. And the answer is clearly not sell your gold, we'll melt it, and we will give you a digital gold account. The answer is not there. People want indeed to be able to get their jewelry back. So you need a proper system where you can use not just bullion, but also jewelry as collateral. And that system should be acceptable, not just to people in big cities, but to people throughout the country. If you look at the number of places where even Muthoot has branches, it's still very, very low. Yes. So you need a strategy that is able to suck up that jewelry and to collateralize it at scale. And that, I believe, is possible. But everyone will have to work hard on it, including different parts of the government. Absolutely, sir. I think it just needs more institutionalization. No, actually, couple of 2-3 years back, I don't know, maybe in the last 5 years, somewhere on the line, in one of these forums only, and where I had suggested about the gold which is lying with the temples. And I was with the president, Mr. Prithviraj Kothari, a dear friend of mine, and he outrightly rejected it. He said that belongs to the temple, that is going to stay in the temple. So even Exactly. that they do not want to mobilize it. So then when you come to biggest, personal, it's not- biggest depositor was Tirupati temple to the scheme. So there have been a way, and in past, I think there are a few jewelers sitting here, that people used to accumulate the gold with them. But then the regulations have changed. The replacing regulation Right. for getting it in a regulated way has not come in. What we said, that there is a animal called unregulated deposit scheme, which has discouraged many things. So this is not the forum. Yes, there has been an infrastructure in past. India was most active and much before the world in a gap. ओके So let's do it later on, and we'll be first again there. Don't worry. परफेक्ट। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको आंसर मिल गया होगा
कि वेल्थ क्रिएशन किस तरह से हुआ है राइजिंग गोल्ड प्राइस के बीच, और डेवलपिंग नेशन पे क्या इम्पैक्ट आया है, और अगर गोल्ड का यही फ्लेवर, गोल्ड की यही स्पीड आगे रहती है तो ये कैसे इम्पैक्ट करेगा डेवलपिंग नेशन को, इस पर भी डिटेल में बात हुई है। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू आप सब पैनलिस्ट का, बहुत ही डिटेल में इन डेप्थ व्यू गोल्ड के लिए देने के लिए और बताने के लिए कि आगे भी इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट ज्वेलर्स पर, किसी भी देश की इकोनॉमी पर इसका पड़ने वाला है। थैंक यू वेरी मच।